नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम इस वीडियो में भारत के विकास की कहानी करेंगे। कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उस पाठ्य पुस्तक में भी यह अध्याय 3 नंबर पर दिया गया है और अध्याय का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। किसी ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक इस देश का इतनी बुरी तरह से शोषण किया कि इसे एक गरीब देश बना दिया। 15 अगस्त 1947 को लंबे समय की गुलामी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश के विकास की थी। आज़ादी के बाद देश का विकास कैसे किया गया, यह जानने से पहले विकास का अर्थ जान लेना ज़रूरी है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना, दोबारा फिर एक स्थिति से बेहतर स्थिति की ओर जाना विकास है। ईसमन ने विकास का अर्थ बताते हुए कहा है, अच्छी तरह से सोच समझकर बनाए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित तथा क्रियान्वित करने की तर्कपूर्ण प्रक्रिया को विकास कहते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो विकास एक परिवर्तनशील धारणा है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। हर समय में विकास का अर्थ अलग अलग लिया जाता है। विकास एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास शामिल होता है, अर्थात सभी पक्षों का विकास होता है। विकास का तकनीक के साथ गहरा संबंध होता है। नई तकनीक अपनाने से ही विकास होता है। व्यक्ति जब पुरानी तकनीक को छोड़कर नई तकनीक को अपनाता है तो विकास तेज गति से होता है। विकास परंपराओं, अंधविश्वासों और धर्म पर आधारित न होकर तर्कशीलता पर आधारित होता है, अर्थात अंधविश्वासों को अपनाने से, व्रत रखने से विकास नहीं होता, बल्कि अच्छी प्रकार से सोचने से, जिसको हम तर्कशीलता कहते हैं, तर्कशीलता के आधार पर सोचने से विकास होता है। व्यवस्था और स्थिरता, स्टेबिलिटी, विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। जिस देश में जितनी राजनीतिक स्थिरता होती है उस देश का उतना ही तेज गति से आर्थिक विकास होता है। हर कोई विकास चाहता है, लेकिन समाज के अलग अलग वर्गों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में लोहा इस्पात संयंत्र लगाने की योजना बना रहे उद्योगपति के लिए विकास का अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। शहरी उपभोक्ता के लिए विकास का अर्थ एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है। जिस इलाके में लोहा इस्पात संयंत्र लगाया जा रहा है उस इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ एक डर है कि अगर यहाँ उद्योग लग गया तो उन्हें अपने घर बार से उजड़ना पड़ेगा। पर्यावरणविदों के लिए इस विकास का अर्थ पर्यावरण को प्रदूषित करना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए, अमीर गरीब के लिए अलग अलग होता है। देश की आज़ादी के बाद इस सवाल पर खूब बहस हुई कि देश का विकास कैसे किया जाए। उस समय विकास का अर्थ पश्चिम देशों के विकास को माना जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उस समय विकास को मापने का पैमाना पश्चिम देश थे। इन देशों में विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिम के औद्योगिक देशों की तरह होना। इसलिए नए स्वतंत्र देशों के लिए यह ज़रूरी माना गया कि उन्हें भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिमी देशों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी है और पूंजीवाद और उदारवाद का जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह यह माना गया कि दुनिया के बाकी देशों को भी वैसा ही करना होगा। इसलिए आधुनिकीकरण को विकास और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची मान लिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। पहला विकास का पूंजीवादी मॉडल और दूसरा विकास का समाजवादी मॉडल। विकास के पूंजीवादी मॉडल को अमेरिका और यूरोप के ज़्यादातर देशों में अपनाया गया था। इसे बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि आर्थिक क्रियाओं में राज्य या सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक क्रियाओं में
राज्य या सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आर्थिक क्रियाएं बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। अर्थात बाजार में जिस वस्तु की मांग हो उस वस्तु का उत्पादन होना चाहिए और वस्तु की मांग के अनुसार ही वस्तु की कीमत भी बाजार द्वारा ही तय होनी चाहिए। इस मॉडल में विकास का सारा काम पूरी तरह से निजी क्षेत्र के भरोसे होता है और सरकार की किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होती। यह मॉडल मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, निजीकरण, आधुनिकीकरण और उदारीकरण का समर्थन करता है। मुक्त व्यापार का अर्थ है कि विभिन्न देशों के बीच बिना रोक टोक के व्यापार होना चाहिए। इसमें किसी भी देश द्वारा आयात निर्यात कर नहीं लगाए जाते। वहीं आधुनिकीकरण का अर्थ उद्योगों में पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करना है, ताकि उत्पादन लागत को कम किया जा सके और बढ़िया से बढ़िया किस्म का उत्पादन किया जा सके। वहीं दूसरी ओर विकास का समाजवादी मॉडल भूतपूर्व सोवियत संघ, जिसे आजकल रूस कहा जाता है, के द्वारा अपनाया गया था। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सरकार का, या दूसरे शब्दों में कहें तो समाज का अधिकार होना चाहिए और सरकार को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो पूरे समाज के लिए उपयोगी हो। इस मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही देश के नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बन गई थी कि देश की आज़ादी के बाद जो सरकार बनेगी, देश के विकास की जिम्मेदारी उसी पर होगी। देश के विकास को उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन देश के नेताओं के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि देश के विकास के लिए किस मॉडल को अपनाया जाएगा। कुछ नेता देश के विकास के लिए औद्योगिकरण को उचित मानते थे। उनका मानना था कि पश्चिमी देशों ने औद्योगिकरण के द्वारा ही अपना विकास किया है, इसलिए भारत को भी अपना विकास करने के लिए पूंजीवादी मॉडल को अपनाना चाहिए। तो ये लोग जो थे वो पूंजीवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर कुछ नेता सोवियत संघ के विकास से काफ़ी प्रभावित थे, जिनमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसलिए वे विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे। लेकिन मुश्किल यह थी कि उस समय भारत के विकास के लिए किसी एक मॉडल को पूरी तरह से अपनाना संभव नहीं था, क्योंकि यदि उस समय विकास के पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाता तो इससे विकास का सारा काम पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया जाता, जो उस समय के हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय निजी क्षेत्र उतना शक्तिशाली नहीं था कि वह अकेला देश के विकास की जिम्मेदारी को उठा लेता। दूसरी ओर यदि उस समय विकास के समाजवादी मॉडल को अपनाया जाता तो इसमें सारा काम सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाता, और यदि सारा काम सरकार के हाथों में सौंप दिया जाता तो इससे निजी क्षेत्र खत्म हो जाता, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय सरकार को निजी क्षेत्र के सहयोग की भी जरूरत थी। अतः स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए इन दोनों मॉडलों का एक मिला जुला रूप अपनाया गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का नाम दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का अर्थ ऐसे मॉडल से है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, अर्थात कुछ उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ उद्योग निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया, उसमें देश का विकास करने के लिए नियोजन को अपनाने की बात कही गई। नियोजन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। ऐसा करने के लिए सरकार के लिए जरूरी था कि वह विकास का एक खाका या फिर योजना तैयार करे। 1930 और 40 के दशक में सोवियत संघ ने जिस प्रकार नियोजन के द्वारा अर्थात 5-5 साल की योजनाएं बनाकर जो शानदार प्रगति की थी, वह पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया था। इसलिए 1940 और 50 के दशक में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन प्लानिंग के विचार को पूरे विश्व में भारी समर्थन मिला था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भी ठीक वैसी ही परिस्थितियां थी जो 1917 में सोवियत संघ में थी। देश में गरीबी,
बेरोजगारी और भूखमरी का बोलबाला था, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे। ऐसी स्थिति में देश के नेताओं ने देश के विकास के लिए नियोजन प्लानिंग का रास्ता अपनाना ही बेहतर समझा। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि उद्योगपति नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें सरकार का नियंत्रण कम से कम हो। ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें सरकार का नियंत्रण कम से कम हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। 1944 में भारत में उद्योगपतियों का एक समूह मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया था। देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया था। कहने का मतलब यह था कि इन उद्योगपतियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था नियोजित ढंग से चलाई जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो वास्तव में बॉम्बे प्लान का उद्देश्य यह था, सरकार औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। अतः साफ हो गया कि देश के विकास के लिए नियोजन को ही अपनाया जाएगा। अगला कदम एक ऐसी संस्था की स्थापना करना था जो देश के विकास के लिए योजनाएं बना सके। इसलिए भारत के आजाद होते ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। यहां यह बात बताना जरूरी है कि योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं, अर्थात संविधान में इस संस्था का कोई वर्णन नहीं। यह संविधानोत्तर संस्था है। पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए इस संस्था को कई काम दिए गए, जैसे देश के भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का पता लगाना, इन साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए योजना बनाना, योजना की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज तय करना। प्राथमिकताओं का अर्थ यह है कि योजना में जो उद्देश्य तय किए गए हैं उनके बारे में यह निर्णय लेना कि कौन से उद्देश्य पहले प्राप्त किए जाएंगे और कौन से उद्देश्य बाद में प्राप्त किए जाएंगे। देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले तत्वों का पता लगाना, ऐसी मशीनरी स्थापित करने का सुझाव देना जो योजना को लागू करने के लिए जरूरी हो, समय समय पर योजना की प्रगति की जांच करना और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सुझाव देना। इस प्रकार भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता या कौन सी रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने की जिम्मेदारी अब योजना आयोग पर थी। इस संस्था ने देश के विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाई है और लंबे समय तक निभाई। लेकिन 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव पास करके योजना आयोग की जगह है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना के पीछे कई उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे सशक्त राज्य से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर एक विश्वसनीय योजना तैयार करना तथा उस योजना को उच्च स्तर तक पहुंचाना, देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों या लोगों पर विशेष ध्यान देना, लंबे समय के लिए कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना। तो इन उद्देश्यों को लेकर नीति आयोग, योजना आयोग की जगह है अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। यह योजना 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में इस बात की कोशिश की गई कि देश को गरीबी के जाल से निकाला जाए। इसलिए इस योजना में सबसे ज्यादा जोर कृषि पर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देश के विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को भारी मार पड़ी थी और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान दिया जाना जरूरी था। कृषि को विकसित करने के लिए बांध और सिंचाई क्षेत्र पर भारी पैसा खर्च किया गया। भाखड़ा, नांगल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई। इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया और इसे देश के विकास के लिए बुनियादी चीज माना गया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टीम ने यह योजना तैयार की थी। जहां पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज था, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करना था। इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।
इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि के विकास पर बल दिया गया, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। 1961 में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से कोई ज़्यादा अलग नहीं थी। इस योजना में भी उद्योगों के विकास पर ही जोर दिया गया था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया था, इसलिए यह मान लिया गया कि कृषि का विकास अब अपने आप होता रहेगा। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र को पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है, जिसकी कीमत ग्रामीण जनता को और किसानों को चुकानी पड़ेगी। इन लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योगों को प्राथमिकता देकर सरकार ने गलती कर दी। ये लोग चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह सरकार को कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर जोर देना चाहिए। इसलिए एक नया सवाल पैदा हो गया, कृषि बनाम उद्योगीकरण, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। कृषि को प्राथमिकता देने वाले लोगों का मानना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर करती है। जनसंख्या का इतना बड़ा भाग कृषि पर निर्भर होने के कारण कृषि को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन लोगों का यह भी कहना था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। उसे देश की जनता का पेट भरने के लिए विदेश से अनाज मंगवाना पड़ता था, किसी देश जिस पर काफ़ी विदेशी पूंजी खर्च करनी पड़ रही थी। इसलिए अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि को प्राथमिकता देना जरूरी है। इन लोगों का यह भी तर्क था कि औद्योगिकरण एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम काफ़ी लंबे समय के बाद मिलने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर खेती में कम पूंजी लगाकर कम समय में अच्छे परिणाम पैदा किए जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी भारतीय लोकदल की स्थापना की, उन्होंने भी कृषि को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने देश के विकास के लिए योजनाएं बनाते समय कृषि को केंद्र में रखने की बात दमदार ढंग से उठाई। उनका कहना था कि नियोजन से शहरी और उद्योगपति ही समृद्ध हुए हैं, लेकिन इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अन्य लोगों का कहना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए उद्योगों के विकास को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इन लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता के बाद देश का बहुमुखी विकास करना जरूरी है और यह बहुमुखी विकास केवल कृषि को प्राथमिकता देकर नहीं हो सकता था। इसके लिए औद्योगिकरण की भी उतनी ही जरूरत थी जितनी कि कृषि की। इन लोगों का यह भी कहना था कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव पहले ही काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कृषि पर से जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए जनसंख्या को औद्योगिक क्षेत्र की ओर आकर्षित करना जरूरी है। इन लोगों की यह भी दलील थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती है, तब भी ग्रामीण गरीबों की विकराल समस्या का समाधान नहीं कर पाएगी। इसका समाधान सिर्फ औद्योगिकरण में ही है। स्वतंत्रता के बाद देश के विकास को लेकर इस बात पर भी मतभेद था कि सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए या निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में उद्योग निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। लेकिन उस समय किसी एक क्षेत्र को प्राथमिकता देना ठीक नहीं था। यदि उस समय विकास का काम निजी हाथों में सौंप दिया जाता तो इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ सकती थी, क्योंकि निजी क्षेत्र वहीं पर उद्योग लगाता है जहां उसे लाभ मिलता है। ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाने में वह हिचकिचाता है जहां से लाभ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरी ओर यदि सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती तो निजी क्षेत्र की अनदेखी हो सकती थी, जबकि देश के विकास के लिए उस समय निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाना भी जरूरी था। इसलिए भारत ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिला जुला रूप अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इस मॉडल में खेती, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया गया,
जबकि सरकार ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा। उसने आधारभूत ढांचा प्रदान करने का काम किया। लेकिन इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना भी हुई है। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा महत्व देने से निजी क्षेत्र को वह स्थान नहीं मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए था। सरकार ने अपने नियंत्रण में जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देने से इसमें भ्रष्टाचार और अकुशलता आ गई है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार को जितना करना चाहिए था वह उतना नहीं कर पाई। इन लोगों का कहना है कि सरकार को जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा धनराशि खर्च करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। वास्तव में सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह से सरकार ने एक तरह से निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की है। इसके अलावा मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के कारण एक नया वर्ग खड़ा हो गया जिसे मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास कहा जाता है। यह नौकरी पेशा लोग हैं जो बिना कोई जिम्मेदारी के मोटी तनख्वाह और अन्य सुविधाओं को भोग रहे हैं। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि योजना काल में गरीबी में भी ज़्यादा कमी नहीं आई। बेशक गरीबी का प्रतिशत कुल जनसंख्या में कम हुआ है, लेकिन असल में देखा जाए तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनौती देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की भी थी। स्वतंत्रता के बाद कृषि की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए गए। इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासनकाल से चली आ रही थी। अंग्रेजों ने लगान वसूल करने के लिए कुछ लोगों को बड़ी बड़ी जमीनें दी हुई थी। ये अपने आप खेती नहीं करते थे, बल्कि आगे खेती करवाते थे। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का फायदा यह हुआ कि जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हो गई जिसकी कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उन लोगों को जमीन मिली जो वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे, लेकिन फिर भी जमीन के मालिक नहीं थे। इसके साथ ही जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक करके किसानों को एक ही जगह जमीन दी गई। इसे चकबंदी का नाम दिया गया। चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक किसान के इधर उधर बिखरे खेतों के बदले में उसे उतनी ही कीमत के और उतने ही आकार के खेत एक स्थान पर दे दिए जाते हैं। किसानों को एक ही जगह जमीन मिलने से उनके लिए खेती करना आसान हो गया। भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। इसके लिए कानून बनाया गया कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन अपने पास रख सकता है। लेकिन इतना होने के बाद भी 1960 के दशक में भी कृषि की दशा बद से बदतर होती चली गई। 1965 से 1967 के बीच देश के कई हिस्सों में भयानक सूखा पड़ा। इसके कारण देश में खाद्यान्न खाने के अनाज की कमी हो गई। देश के अनेक भागों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। बिहार में खाद्यान्न संकट सबसे ज़्यादा भयानक था। इस राज्य के सभी जिलों में खाने के अनाज का बड़े पैमाने पर अभाव था। खाद्यान्न के अभाव के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर कुपोषण फैला। एक अनुमान के अनुसार बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय एक व्यक्ति को प्रतिदिन के भोजन से 1200 कैलोरी मिल रही थी, जबकि एक सामान्य आदमी को हर रोज अपने भोजन से 2400 कैलोरी की जरूरत होती है। कुपोषण के कारण 1967 में बिहार में मृत्यु दर 34% तक बढ़ गई। खाद्य संकट से निपटने के लिए सरकार ने उस समय जोनिंग या इलाका बंदी की नीति लागू कर दी। इस नीति के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अनाज के व्यापार पर रोक लगा दी गई। इस नीति के कारण उस समय बिहार में खाने के अनाज की उपलब्धता में भारी गिरावट आई। बिहार में गेहूं और चावल की कीमत दुगने से भी ज़्यादा हो गई। खाद्य संकट से निपटने के लिए सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा और अमेरिका की विदेशी मदद स्वीकार करनी पड़ी। यह एक देश के लिए शर्म की बात थी। अतः योजनाकारों के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की थी। 1965 के बाद कृषि में अधिक पैदावार देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया, मशीनों का प्रयोग किया गया,
तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। यह सब करने का परिणाम यह हुआ कि अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज के उत्पादन में हुई इस आश्चर्यजनक वृद्धि को ही हरित क्रांति का नाम दिया जाता है। हरित क्रांति का परिणाम यह हुआ कि भारत जो पहले बाहर से खाने के लिए अनाज मंगवाता था, वह अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन हरित क्रांति रातों रात नहीं आई थी। इसके लिए अनेक तकनीकें अपनाई गई थी। जैसे अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लाया जाए, ताकि एक बड़े क्षेत्र पर फसलें उगाई जा सकें। जब ऐसा किया गया तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। पहले एक साल में एक खेत में एक ही फसल पैदा की जाती थी और वह फसल भी वर्षा पर निर्भर करती थी। लेकिन हरित क्रांति में यह निर्णय लिया गया कि एक खेत में एक साल में 2 फसलें पैदा की जाएंगी। लेकिन मुश्किल यह थी कि एक साल में 2 बार वर्षा का होना जरूरी था। अतः यह निर्णय लिया गया कि पहली फसल प्राकृतिक मानसून से उगाई जाएगी और दूसरी फसल कृत्रिम वर्षा से उगाई जाएगी। कृत्रिम वर्षा के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की गई। जैसे बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए, खेतों तक पानी को पहुंचाने के लिए नहरें खुदवाई गई और गांव में बड़े बड़े तालाब खुदवाए गए। अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि अनेक फसलों के अधिक पैदावार देने वाले बीजों का विकास किया गया। जब इन बीजों को बोया गया तो इससे अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। जहां खेतों में पहले गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था, वहीं हरित क्रांति में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। ऐसा करने से भी अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। पहले खेती बैलों और हल से की जाती थी। इसका नुकसान यह था कि किसान अपनी पूरी जमीन पर खेती नहीं कर पाता था। इसलिए कृषि का मशीनीकरण किया गया, अर्थात खेतों में मशीनों से खेती की जाने लगी। इसके लिए किसानों को मशीनें खरीदने के लिए अनुदान दिया गया। यह सब करने से अनाज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण भारत विश्व में अनाज का उत्पादन करने वाला एक प्रमुख देश बन गया। अनाज का उत्पादन बढ़ने से भारत की साख विश्व में भी बढ़ी और उसे कर्जे देने वाली संस्थाओं जैसे विश्व बैंक से आसानी से कर्जे मिलने लगे। कर्जे मिलने से देश का तेज गति से आर्थिक विकास हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ने से गांव के लोगों की आय भी बढ़ी और आय बढ़ने से उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया। नए नए बांधों का निर्माण होने से जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे गांवों को और उद्योगों को बिजली मिलने लगी। लेकिन हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव भी हुए। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन फिर भी भारत कई अनाजों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। हरित क्रांति केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक ही सीमित रही है। देश के दूसरे भागों को इसका ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया। कुछ क्षेत्रों का ज़्यादा विकास हो गया है, जबकि कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए। हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े किसानों को ही मिला है। छोटे किसानों को इसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला है। उल्टे कृषि में नई तकनीकें अपनाने के कारण वे और ज़्यादा कर्जदार बन गए। हरित क्रांति केवल चावल और गेहूं में ही आई, दूसरी फसलों पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। देश में आज भी दालों और तिलहनों का उत्पादन काफ़ी कम है, इसलिए सरकार को हर साल दालों और तिलहनों का आयात करना पड़ता है। हरित क्रांति ने आय के अंतर को भी बढ़ाया है। जिन राज्यों में हरित क्रांति आई है, उन राज्यों में किसानों की आय बढ़ी, जबकि जहां हरित क्रांति नहीं आई है, वहां किसानों की आय में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। इसलिए पंजाब, हरियाणा के किसान बिहार के किसानों की तुलना में ज़्यादा अमीर है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी देश तेज गति से आगे बढ़ा है और आज स्थिति यह है कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। धन्यवाद, नमस्कार।